हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग दोस्तों ये कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको क्लास 10th का सभी पोएम का सेंट्रल आइडिया मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डस्ट ऑफ स्नो से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में AH और AM में के मतलब सेट में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया: द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। इसमें कवि जो है ये बताता है कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी किसी मतलब एक तरह से बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वो किसी भी दृष्टिकोण का या कह सकते हैं किसी का भी मन क्या कर सकता है, बदल सकता है। द पोएट अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लैक्स। और यहाँ पे कवि जो है जो बर्फ गिरता है उसकी सुंदरता की व्याख्या करता है। विच चेंज हिज मूड, जो उसके मूड को चेंज कर देता है। एंड सेव्ड मेनी प्रीसियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। और मतलब कि वो समय जो बर्बाद होने वाला था एक तरह से उसको बचा दिया। द क्रो सेक ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। कौवा क्या करता है कि हेमलॉक ट्री पर से बर्फ के टुकड़े को गिरा देता है। द सेम वे वन कैन सेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हर्ट। जिससे क्या होता है कि सेम वे उसी प्रकार वन कैन सेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हर्ट। मतलब ये हुआ कि कोई भी एक चीज़ क्या कर सकता है कि सेक ऑफ सैडनेस मतलब कि उसके अंदर से दुख को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। मतलब दुख को ख़त्म करके उसको हैप्पी कर सकता है। तो ये हो गया आपका पहला सेंट्रल आइडिया। चलिए दूसरा वाला सेंट्रल आइडिया देखते हैं। दूसरा सेंट्रल आइडिया देखते हैं दोस्तों, ये भी 2022 में आ चुका है। देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस। कौन सा पोएम है? फायर एंड आइस। इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंशिएस बिटवीन द फायर एंड आइस। कवि क्या करता है, आग और बर्फ के बीच में अंतर एक तरह से बताता है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो है कि एक तरह से विच डिफरेंट, इसमें दो तरीके के लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस। यह जो संसार है पहली बार जो है आग से नष्ट होगा, फिर दूसरी बार किससे होगा, बर्फ से नष्ट होगा। दस इस प्रकार इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाई फायर एंड देन बाई आइस। इस प्रकार संसार का नाश दो बार होगा, एक बार आग से और एक बार बर्फ से। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेट्रेड इज पावरफुल। फिर कवि ये कहता है, उसे ये अनुभव होता है कि आइस ऑफ हेट्रेड, जो घृणा का जो बर्फ है, एक तरह से जो घृणा है वो बहुत पावरफुल है। एज द फायर ऑफ डिजायर, मतलब कि इच्छा जो है, मतलब कि यहाँ पे इच्छा को आग से कंपेयर किया गया है कि जो हमारे अंदर इच्छा की आग होती है उससे कहीं ज़्यादा बर्फ का जो नफरत होता है, हमारे जो अंदर जो ठंडी नफरत है वो आग से भी कहीं मतलब इच्छा भरी आग से भी कहीं ज़्यादा है। टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि इस संसार को नष्ट करने के लिए क्या है, पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे तीसरा सेंट्रल आइडिया दोस्तों आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। तो तीसरा सेंट्रल आइडिया हम लोग देखेंगे अमांडा का। तो देखिए है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड हाउ अ चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नेक्ड बाई हर मदर। ये जो सेंट्रल आइडिया है ये एक लड़के के मतलब एक लड़की है, उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती रहती है, जो कि उसकी माँ हर बात के लिए उसको टोकती है। द पोएटेस सेट्स लाइट ऑन हाउ अ चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चन अबाउट हर एक्शन बाई हर मदर। यहाँ पे जो कवित्री है वो ये दिखाना चाहती है, बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक बच्ची जो है हमेशा अपनी माँ के द्वारा उसकी माँ जो है उसको देखती हमेशा देखती रहती है, और उसको हमेशा उसके हर एक प्रतिक्रिया पे, हर क्रिया पर क्वेश्चन करती है। देयरफॉर इसलिए अमांडा ड्रीम्स टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स। इसलिए अमांडा ये स्वप्न देखती है कि काश वो यहाँ से मतलब इन सभी परेशानियों से बाहर निकल जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा सा सेंट्रल आइडिया, बहुत ईजी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर लेंगे। तब तक हम लोग नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया देखते हैं। नेक्स्ट पोएम का सेंट्रल आइडिया हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पोएम है दोस्तों एनिमल्स। तो चलिए इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग देखते हैं क्या दिया है इसमें। द पोएट वांट्स टू लिव एमॉन्ग एनिमल्स। इसमें यह कवि जो है जानवरों के बीच में रहना चाहता है। एंड एक्सपीरियंस अ लाइफ वेयर नो वन कंप्लेंट्स। और वो एक ऐसे जीवन का अनुभव करना चाहता है जहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं करता है, कोई शिकायत नहीं करता है। एंड वेयर दे आर फ्री ऑफ सिंस एंड सोरो, जहाँ पर सभी लोग दुख और पाप से क्या बिल्कुल स्वतंत्र हों।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज नॉट टू प्रेज हाउ गुड एनिमल्स। मतलब इस कविता का सबसे जो मुख्य विषय है ये नहीं है कि ये कहना चाहते हैं या तारीफ करना चाहते हैं कि जानवर कितने अच्छे हैं, आर बट टू कंपेयर ह्यूमंस। लेकिन यहाँ पे जो है ये ह्यूमंस विथ देम इन ऑर्डर टू हाईलाइट द फ्लॉज ऑफ देयर नेचर। मतलब कि यहाँ पे मनुष्य का जो है जानवरों के साथ ये इसलिए तुलना किया जाता है कि यहाँ पे ये दिखाया जा सके कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसके स्वभाव में बहुत सारी कमियां होती है। मतलब यहाँ पे जानवरों को अच्छा दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे अ टाइगर इन द जू, जो कि बहुत अच्छा पोयम है। ये भी 2022 में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। इसमें जो है कवि जो है दो टाइगर का एक तरह से कंपेरिजन करता है, तुलना करता है। एक टाइगर जो जंगल में है और एक टाइगर जो कि एक तरह से जू यानी चिड़ियाघर में है। इन ऑर्डर टू शो द कंट्राडिक्शन द पोएट शिफ्ट द सीन फ्रॉम द जंगल टू द जू। मतलब कि एक तरह से ये कंट्राडिक्शन करने के लिए, दोनों में तुलना करने के लिए कवि क्या करता है कि सीन को, मतलब कि पहले वो सीन को एक तरह से जंगल से क्या शुरू करता है, जू तक। पहले यानी कि वो जंगल वाले टाइगर की बात करता है, फिर इसके बाद जू के वाले टाइगर की बात करता है। द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स। वो कवि क्या करता है, क्या कहना चाहता है कि वो जंगल में और चिड़ियाघर में रहने वाले दोनों टाइगर, जहाँ पे दोनों टाइगर रहते हैं उन दोनों के बीच में वहाँ के अलग अलग पर्यावरण क्या है, कैसा है, उन दोनों में अंतर प्रकट करना चाहता है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो पोयम है दोस्तों वो द ट्रीज है। इसका हम लोग सेंट्रल एरिया देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थीम ऑफ द पोएम फॉर क्लास 10th इज, जो क्लास 10th के लिए है, जो द ट्रीज चैप्टर है। देखिए इसका विषय क्या है कि ट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। पेड़ जो है मनुष्य के क्रियाओं से, मनुष्य के कार्य से खुश नहीं है। द क्रुक्स ऑफ द पोयम इज दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। द क्रुक्स ऑफ द पोयम मतलब कि जो पोयम का एक तरह से विषय है, इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। इसमें एक तरह से मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक तरह से अंतर दिखाया गया है। अ प्लांट इज ब्रॉट इनसाइड द हाउस, मतलब पौधों को जो है कि घर में लाया जाता है। व्हेन इट इज अ सैपलिंग, जब उन्हें लगाया जाता है, मतलब एक तरह से वो एक पेड़ पौधे होते हैं फिर भी उनको अंदर लाया जाता है। बट एज इट ग्रोज, लेकिन जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, इट गेट सफोकेटेड विद द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल। तो जब ये पेड़ धीरे धीरे बड़े होते हैं तो घर में जगह बहुत कम होता है, जिसके कारण ये इनको सफोकेशन होता है, मतलब इनको एक तरह से घुटन महसूस होता है और ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यही इस पोयम का शीर्षक था। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला कविता जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है फॉग। हम लोग फॉग कविता का, पोयम का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव। ये जो फॉग पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है, इस पोयम से हमें पता चलता है कि नेचर इज अलाइव, कि प्रकृति क्या है, जिंदा है, मतलब प्रकृति में भी जीवन है। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग विद दैट ऑफ कैट। इसमें कवि क्या करता है कि ये जो फॉग का जो मूवमेंट है, उसकी जो गति है, उसकी तुलना एक बिल्ली से करता है। अकॉर्डिंग टू हिम, कवि के अनुसार द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ कैट। फॉग जो है चुपचाप एक बिल्ली की भांति आता है। ऑन इट्स लिटिल फीट, अपने छोटे छोटे पैरों से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर मचाए। आफ्टर कमिंग इट सिट्स लुकिंग ओवर द सिटी, आने के बाद वो वहीं पे बैठ जाता है, सिटी के ऊपर, शहर के ऊपर बैठ जाता है। एज वेल एज डॉग एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट, मतलब शहर के ऊपर, डॉग के ऊपर बैठ जाता है और कोई शोर नहीं मचाता है। फाइनली इट गोज अवे साइलेंटली लाइक द कैट, फिर अंत में वो जो है बिना शोर मचाए चला भी जाता है। हेंस द फॉग इज इंडिपेंडेंट लाइक द कैट, चूँकि फॉग जो है बिल्ली की तरह इंडिपेंडेंट है, मतलब एक तरह से स्वतंत्र है। एंड पैशंस एज वेल, और उसके अंदर धैर्य भी है। तो इस तरह से दोस्तों 7
कविता का हमने सेंट्रल आइडिया देख लिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से देखा जाए तो आपका 30% निकल गया है, तो 10 पोएम में से आपको 7 कविता ही, मतलब 7 पोएम ही पढ़ना है। तो सातों पोएम का सेंट्रल आइडिया आप लोगों को दे दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और याद करिए। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद।